साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसको कुछ लोग लिपिड पैनल बोलते हैं, कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल टेस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। साथियों, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है उसके अंदर मुख्यतः 5 चीज़ें हमको टेस्ट रिपोर्ट में मिलती हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा। पहला होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तीसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, चौथा होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और पांचवा होता है कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो। हम इसकी चर्चा करेंगे। साथियों, हमें ये टेस्ट किनको कराने की हम लोग सलाह देते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम लोग सामान्यतः जो लोग हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, हमेशा बैठे रहने वाला काम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जिन सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं, जो ओबीज़ हैं, जो मोटे ज़्यादा हैं, 10% तक तो कहते हैं ज़्यादा वेट होने पर ओवर वेट, उसके ऊपर भी ज़्यादा वेट हो जाता है तो कहते हैं ओबीज़, या ओल्ड एज के लोग होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें लिपिड प्रोफाइल ज़रूर देखते हैं कि इनके अंदर लिपिड प्रोफाइल कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया और उसका शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये हम अभी चर्चा करते हैं। साथियों, अभी जैसा मैंने नाम में बताया कि आपने कहा कहते हैं कि भोजन तो हम करते हैं एनिमल फैट के रूप में और प्लांट फैट के रूप में। प्लांट फैट में पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया कि ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड्स होता है। वहीं पे एनिमल फैट से हमें एक एडिशनल लिपिड जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल, वो भी प्राप्त होता है, जो प्लांट से नहीं होता है। तो खा तो हम ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में हैं। और ये लाइपोप्रोटीन कहाँ से आ गए, जिनकी टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके लिए हमको पाचन कैसे होता है फैट का शरीर में, उसके बारे में हल्की सी जानकारी देखनी पड़ेगी। जब हम भोजन चबाते हैं तो पूरे भोजन के साथ साथ जो फैट वाला हिस्सा भी होता है वो सलाइवा से, लार से अच्छी तरह से मिल जाता है, अच्छी तरह चबाने पर, और उसके अंदर जो उपस्थित सलेवरी या लिंगुअल लाइपेज होता है उससे उसका पाचन प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। और जब स्टमक में आता है, आमाशय में आता है भोजन, वहाँ पर इसके भोजन की उसका आलोड़न होता है, चर्निंग होती है, भोजन पिस सा जाता है, और उसके अंदर साथ में गैस्ट्रिक लाइपेज का भी मिश्रण होता है अन्य एंजाइम्स के अलावा। और फिर जब वो भोजन सरक करके छोटी आंत में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पर बाइल जूस मिलता है। बाइल जूस गॉलब्लैडर से, लीवर से बनता है, गॉलब्लैडर में इकट्ठा होता है और फैटी फूड के साथ उसका रिलीज़ आंतों में होता है। उसके अंदर बाइल एसिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं और कई चीज़ें होती हैं। तो ये बाइल एसिड्स इस फैट जो काइम है, स्टमक से पचा भोजन आया है, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं डिटर्जेंट एक्शन द्वारा, और उसको इमल्सिफाइड फैट बना देते हैं। इमल्सिफाइड फैट वो होता है कि जो जल है आंतों का, उसके अंदर वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, और वो इमल्सिफाइड फैट जो तैयार होता है डिटर्जेंट एक्शन द्वारा, वो अब वाटर सॉल्युबल की तरह काम करता है। ये इमल्सिफाइड फैट जब पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करता है, छोटे छोटे उनके जो टुकड़े हो चुके होते हैं फैट के, ग्लोब्यूल्स बन गए होते हैं, उनको सरफेस एरिया लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज को, एंजाइम को काम करने के लिए बढ़ा हुआ सरफेस एरिया मिलता है, तो पाचन आसान हो जाता है। और यही इमल्सिफाइड फैट भोजन में मौजूद फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे A, D और E इत्यादि जो फैट सॉल्युबल विटामिन उनको एब्जॉर्प्शन में मदद भी करते हैं।
अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है इसके अंदर पैंक्रियाटिक लाइपेज क्रिया करके इसको छोटे टुकड़ों में बोल देता है। ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्टर कोलेस्ट्रॉल में टूट जाता है और ये इस रूप में जो आते हैं आंतों की एपिथेलियल सेल्स हैं म्यूकोसा में, उनमें ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वहाँ पर इनका रीस्टरीफिकेशन होता है। मतलब मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स सब आपस में क्रिया कर करके पुनः ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्टर मतलब कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड का मतलब मोनोग्लिसराइड्स में पुनः ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ करके ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल अब बने एपिथेलियल सेल्स में आंतों की, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब वाटर इनसॉल्युबल है और रक्त का जो परिसंचरण है वो तो कहते कि वाटर बेस पे है, तो इनके अंदर जाएं कैसे? अब इसके लिए उनको एक संरचना बनानी पड़ती है प्रोटीन लेकर के, और ये लिपिड जब प्रोटीन से जुड़ते हैं केवल इस काम के लिए कि इनको मजबूरी है कि रक्त संचरण में जो वाटर बेस है उसमें ये ट्रांसपोर्ट हो सकें, जिस उद्देश्य से इनको लिया जा रहा है शरीर में उनको काम आ सकें, तो लिपिड और प्रोटीन मिलकर के एक लाइपोप्रोटीन नाम की संरचना बना देते हैं। और ये जो पहली संरचना बनती है आंतों में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन बन करके, उसमें फास्फोलिपिड भी जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और फास्फोलिपिड बाहरी हिस्से में और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल अंदरूनी कोर हिस्से में रहते हैं और इस तरह के मॉलिक्यूल बनते चले जाते हैं। तो पहली बड़ी संरचना जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है और आंतों में पहली बार बन रहा होता है भोजन के प्रभाव से, तो उसको हम लोग काइलोमैक्रान कहते हैं। और ये काइलोमैक्रान पहला लाइपोप्रोटीन होता है जो छोटी आंत में बनता है, ये लीवर में नहीं बन रहा है, ये स्पष्ट कर दे रहा हूँ। और इसके बाद ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसके अंदर जब जो ये लाइपोप्रोटीन है काइलोमैक्रान, इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। ये इसमें लगभग 90% ट्राइग्लिसराइड होती है, बाकी दूसरे लिपिड्स होते हैं, इतना कंसंट्रेशन होता है। जो दूसरे लाइपोप्रोटीन्स हैं जो भी आके कैसे बनते हैं हम बताएंगे कि LDL, HDL, VLDL, क्रमशः ट्राइग्लिसराइड कम होती चली जाती है और ट्राइग्लिसराइड जैसे जैसे कम होती जाती है इनकी डेंसिटी घटती जाती है। जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होती है उतना डेंसिटी इसकी कम होती जाती है। ट्राइग्लिसराइड जैसे जैसे निकलता जाएगा डेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो काइलोमैक्रान की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, तो हल्का होता है, तो इसकी और मॉलिक्यूल बड़ा होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है। जैसे ही थोड़ा ट्राइग्लिसराइड निकल जाता है तो ये VLDL में कन्वर्ट होता है लीवर में और इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 50% जाती है, दूसरे लिपिड्स जो है उसकी वॉल्यूम के 50% में आ जाते हैं और इसकी डेंसिटी काइलोमैक्रान से ज़्यादा और लोगों से कम होती है। वहीं पर जब और ट्राइग्लिसराइड सर्कुलेशन में निकल जाता है तो लीवर में VLDL से LDL बनता है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और कम होता है, तो रेशियो कोलेस्ट्रॉल का और दूसरे लिपिड्स का बढ़ जाता है और ये जो है VLDL वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में ट्राइग्लिसराइड रह जाता है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है और इसका कार्य दूसरा होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी होती चली जाती है। काइलोमैक्रान्स जो सबसे बड़ा लाइपोप्रोटीन है ये आंतों में बन रहा है, लीवर में नहीं बन रहा है और इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा है। और जब ये काइलोमैक्रान इतना बड़ा है सीधे ब्लड में कहते हैं कि जाने के बजाय ये लिम्फेटिक्स में जाता है, तब ब्लड में जाता है और वहाँ से पूरे शरीर में भ्रमण करता हुआ जो इस सारी सेल्स को, खास करके लीवर के सेल्स को, स्केलेटल मसल्स को, रेडिपोज टिश्यू को ट्राइग्लिसराइड्स पहुँचाता है। टिश्यू कैपिलरीज में
एक एंजाइम होता है, उसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो काइलोमैक्रॉन्स को तोड़ती हैं, लाइपोप्रोटीन को ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स को रिलीज़ कर देती हैं। ट्राइग्लिसराइड सेल्स को कहते हैं कि फैटी एसिड्स जो मिला ग्लिसरॉल में तोड़ देती है, और ट्राइग्लिसराइड्स को जे सेल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। फैटी एसिड्स ऊर्जा के काम आ जाता है। फैटी एसिड अगर एक्सेस है तो लीवर में कीटोन बॉडीज़ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो स्टार्वेशन में फूड का काम करता है। लेकिन ये फूड एनर्जी तो दे देता है, लेकिन ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में काम आता है, इसलिए अच्छा फूड नहीं है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस करने लगता है, एसिड बनाता है शरीर में, वो शरीर के लिए अहितकर होता है। स्टार्वेशन में जो एनर्जी की कमी उसको पूरा कर देगा, लेकिन हम बेहोशी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे क्रमशः। वहीं पर ये काइलोमैक्रॉन्स चूँकि साइज में सबसे बड़ा होता है, सीधे आर्टरी वॉल में नहीं जा पाता, इसीलिए इसको जो है नॉन एथ्रोजेनिक, मतलब यानी कि ये खुद अपने आप में ब्लड वेसल्स को प्लेक बनाने के काम में नहीं आता। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है। पूरे शरीर में जब ट्राइग्लिसराइड को बांट लेता है तो काइलोमैक्रॉन जो बच जाता है हिस्सा, उसको काइलोमैक्रॉन रेमिनेंट कहते हैं। जो काइलोमैक्रॉन रेमिनेंट होता है वो लीवर में जा कर के रीपैकेज्ड किया जाता है, और रीपैकेज होकर के VLDL के रूप में लीवर द्वारा रक्त पश्चिम में फिर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर 50% ट्राइग्लिसराइड होती है, बाकी पोर्शंस कोलेस्ट्रॉल आदि के बढ़ जाते हैं। ये VLDL डेंसिटी में कहते हैं काइलोमैक्रॉन से ज़्यादा होता है, और ये जब पूरे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स को बांट करके फिर से लौटता है लीवर में, और लीवर इसको फिर से रीपैकेज करके LDL में इसको कन्वर्ट करके पुनः रक्त में डाल देता है। इस तरह से VLDL भी एक एथ्रोजेनिक, मतलब यानी कि खून की नलियों को हार्ड करना और उसमें प्लेक बनाने के काम में आता है। LDL ये जो है काइलोमैक्रॉन और VLDL से भी छोटा और ज़्यादा डेंस होता है। इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स न्यूनतम और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, अर्थात ये कोलेस्ट्रॉल ही ज़्यादा बांटेगा, और इस तरह से ये एथ्रोजेनिक होता है, और ये पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बांटता है, प्लेक बनाना काम करता है। इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट फ्रेंडली नहीं होता है। हार्ट में ये बीमारियां करता है, सारी खून की नलियों में करता है, तो ब्रेन में स्ट्रोक करेगा, हार्ट में करेगा, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ करेगा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्या होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल? अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो लीवर बनाता है सीधे, और इसकी कुछ मात्रा रिसर्च पेपर में भी है कि आंत में बनाती हैं। और जहाँ पर ये VLDL, LDL और HDL तीन लाइपोप्रोटीन्स ऐसे हैं जो लीवर बना रहा है, आंत नहीं बना रही है। आंत में केवल काइलोमैक्रॉन बनता है। HDL जो है ब्लड सर्कुलेशन और आर्टरी की जो वाल है, धमनियों की जो दीवार है, उसके अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड है, एक्सेस है, सबको कलेक्ट करता है और वापस लीवर को पहुंचा देता है। अब जब ये वापस पहुंचाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। अभी तक क्या हो रहा था, शरीर डाइटरी फैट के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को ये लाइपोप्रोटीन्स लेकर के पूरे शरीर को पहुंचा रहे थे, और ये इसको वापस ला करके लीवर में पहुंचा रहा है। तो इस तरह से इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ये हार्ट फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है। अर्थात हमने क्या समझा कि हमको LDL VLDL घटाना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखना है कि वो बढ़े नहीं, साथ में HDL को बढ़ाना है। HDL कब बढ़ेगा? जब हम अच्छे फ़ैट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इसका मतलब है कि हमको फ़ैट रहित जीवन नहीं जीना है, हमको फ़ैट लेना है जिससे हमारा HDL बन सके और हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को घटा सकें। क्या होती हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज़? टोटल कोलेस्ट्रॉल जो डिज़ायर्ड लेवल है, मतलब जो होना चाहिए, वो है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। वहीं पर जो LDL है वो 100 से कम होना चाहिए।
और HDL 40 कम से कम 40 से ऊपर मेल में और 50 से ऊपर फीमेल में होना चाहिए, क्योंकि HDL गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए ज़्यादा होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल तब कहलाता है जब वो 200 से 239 होता है, 239 होता है, और 240 से ऊपर जो होता है तो हम लोग कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल। वहीं पर LDL जो है अगर 100 से 129 अगर ये होता है तो हम कहते हैं कि बॉर्डर लाइन रेज्ड है, बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है। और 130 से लेकर के अगर 159 तक है तो हम कहते हैं बॉर्डर लाइन हाई है। अगर 160 से 189 तक है तो हम कहते हैं हाई है, और 190 से ऊपर है LDL तो हम कहते हैं वेरी हाई है। हम अगर कहते हैं कि 40 से नीचे होता है HDL तो हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है अच्छे कोलेस्ट्रॉल से महरूम है, अर्थात उसके अंदर कार्डियक रिस्क बढ़ रहा है। और सबसे अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल HDL का रेशियो, जिससे हम मोटा जान सकते हैं कि हम हेल्दी हैं कि नहीं। कोलेस्ट्रॉल टोटल और HDL का जो बेस्ट रेशियो है वो 3.5 है, 3.5। अर्थात अगर 50 हमारा HDL है तो हमारा जो है 200 के नीचे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, इस रेशियो में रहे। और मैक्सिमम बॉर्डर लाइन 5 से नीचे रेशियो रहे, मतलब HDL इतना ज़्यादा रहे, कोलेस्ट्रॉल इतना कम रहे कि हम कहते हैं कि रेशियो हमारा जो है 3.5 से आसपास रहेगा तो हम सुरक्षित हैं। तो साथियों, अब आपको समझ में आया कि हमको हेल्दी फैट लेते रहना है, और हम जैसा जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक जिसको ऐसा फैट है जिसमें हम एक्सरसाइज से हटा नहीं सकते, उसको बर्न नहीं कर सकते, तो हम फैटी जो फैट एनिमल फैट है जिससे कोलेस्ट्रॉल मिलता है उसको हम कम लें और प्लांट फैट से काम चलाएं। और जैसा हमने बताया कि हमको जो फैट लेना है वो एक स्वस्थ आदमी को 30% से ऊपर नहीं लेना है, और जिसका डिसलिपिडीमिया हो गया, जिसका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार टोटल फैट कम कर सकते हैं और एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं और हेल्दी फूड की तरफ बढ़ सकते हैं, ताकि हमारा स्टोर्ड फैट यूज़ में आए और हम लिपिड प्रोफाइल को बिना दवा के या दवा के साथ कुल मिलाकर के नॉर्मल लिपिड स्तर पर ले आएँ। साथियों, हमारा ख्याल है कि आपको लिपोप्रोटीन्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ पहलू क्लियर हुए होंगे। अगर कोई बात अभी भी अस्पष्ट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और नए सब्सक्राइबर्स अपने दोस्तों ग्रुप में पैदा करिए, बढ़ाइए। धन्यवाद।